गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह आज आपके बीच में इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण की बात हम लोग करते हैं। द्वितीय चरण के अंतर्गत देखा गया जो 1905 से 1919 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण होता है उसे उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है 1885 से, उस समय देखा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था गठित हुई। उस संस्था के अंतर्गत देखा गया बहुत पढ़े लिखे, बहुत काबिल लोग थे और बहुत सरल स्वभाव के लोग थे जो एक दायरे के अंतर्गत रह करके काम करना चाह रहे थे। उस दायरे के अंतर्गत जब वो काम करना चाह रहे थे तो उसमें कुछ लोग ऐसे उसमें थे जो देखा गया कि उग्र, कहने का मतलब वो देखा कि सीधे कहा है कि एक बार वर्ष में मेढक की तरह टर्राने से स्वतंत्रता नहीं मिलती है, आपको वर्ष भर संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए देखा जाता है कि वर्ष भर जब संघर्ष करने की बात आती है तब उसमें कई नाम आते हैं जिन्होंने आगे देखा गया कि उग्रवादी चरण के अंतर्गत उनका उल्लेख पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक भारत के इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक भारत का इतिहास जो है, आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत द्वितीय चरण के अंतर्गत द्वितीय, ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है के अंतर्गत द्वितीय चरण, द्वितीय चरण के अंतर्गत देखा गया है, द्वितीय चरण जिसे हम लोग कहते हैं उग्रवादी चरण। क्या कहते हैं? उग्रवादी चरण। ये उग्रवादी जो चरण है इसकी रूपरेखा देखा जाता है जो तय की जाती है 1905 से 1919। अब आपको ध्यान रखना है आधुनिक भारत का इतिहास, आपको ध्यान इन बिंदुओं पे काम करना है कि आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का जो इतिहास है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत द्वितीय चरण हमारा क्या है? उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण 1905 से 1919। तो आपको यहाँ पर ध्यान रख करके एक बिंदु बनाना होगा, एक पॉइंट लेना होगा। तो आपको नेक्स्ट बिंदु लिखना होगा उग्रवादी चरण। क्या? उग्रवादी चरण। अब ये उग्रवादी जो चरण है इसमें देखा जाता है कैसे कैसे लोगों का उल्लेख पाया जाता है, जिसमें देखा गया है कि सबसे पहले जो बात आती है इसके अंतर्गत, इतिहास के अंतर्गत, कि उग्रवादी चरण का जो दौर शुरू होता है, मेनली देखा जाता है कि जो क्रांतिकारी संस्थाएं जो स्थापित होती हैं उन संस्थाओं का उद्देश्य था हम लड़ करके स्वराज प्राप्त करेंगे, लड़ के स्वराज प्राप्त करना। और हम, कहने का मतलब है, कहा कि जिस हिसाब से प्रत्येक वर्ष में एक बार कांग्रेस अपना सम्मेलन बुलाती, अधिवेशन बुलाती है, उस अधिवेशन की विचारधारा के तहत हमें इतनी जल्दी स्वतंत्रता नहीं मिलती है। इसके तहत देखा जाता है कि जब उग्रवादी चरण की बात आती है उसमें
कुछ बिंदु की बात जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले उग्रवादी चरण में, उग्रवादी चरण से ही देखा जाता है गरम दल का उदय होता है। उग्रवादी चरण से, उग्रवादी चरण में गरम दल का उदय होता है। किसका उदय होता है? गरम दल का उदय होता है। गरम दल का उदय। आपसे पूछा जाता है किस चरण में गरम दल का उदय हुआ, तो उग्रवादी चरण में गरम दल का उदय हुआ। गरम दल के अंतर्गत नाम आते हैं। गरम दल में कौन था? लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल। उग्रवादी चरण में गरम दल का उदय होता है। गरम दल में लाल, बाल, पाल का उल्लेख आता है। आप सबको पता है, हमें इसका इतना एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने पूरी ताकत के साथ, देखा जाता है पूरी ताकत के साथ सिस्टम को चेंज करने का प्रयास किया, क्योंकि अब जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा है उस विचारधारा से अलग हटके हम लोग काम करेंगे। ये लोग थे। लेकिन इन लोगों की विचारधारा जो चल रही थी, इन्हीं को फॉलो करते हुए सबसे पहले देखा जाता है बाल गंगाधर तिलक ने काम क्या किया कि 1893 में गणपति महोत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव के संदर्भ में बात करते हुए सीधे बात कह दी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कहने का मतलब है कि बीजी तिलक के अनुसार देखा जाता है। किसके अनुसार? बीजी तिलक के अनुसार। उग्रवादी चरण में, ध्यान रखना, उग्रवादी चरण में बीजी तिलक, बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, बाल गंगाधर तिलक। आपको ये ध्यान रखना है, ये कहां से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, जिसके अंतर्गत देखा गया कि सीधे इन्होंने, बीजी तिलक ने 1893, कब? 1893 में गणेश, 1893 में गणेश महोत्सव, 1895 में शिवाजी के संदर्भ में बात करते हैं। 1895 में जब बात करते हैं शिवाजी महोत्सव की बात आती है, गणेश महोत्सव और शिवाजी। गणेश उत्सव या गणेश महोत्सव की बात 1893 बीजी तिलक, शिवाजी महोत्सव 1895। कब भैया? 1895 शिवाजी महोत्सव। और बीजी तिलक के अनुसार, बीजी तिलक के अनुसार, बीजी तिलक के अनुसार कहने का मतलब है, बीजी तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको ध्यान रखना है, बीजी तिलक के अनुसार स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, सीधे सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि सवाल यहां पर जो बनते हैं, आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि जो सवाल बनते हैं उसमें यह प्रश्न बनता है कि गरम दल का उदय किसके द्वारा होता है? लाल, बाल, पाल। गरम दल के बारे में किसकी बात आती है? लाल, बाल, पाल की। बीजी तिलक, उग्रवादी चरण में बीजी तिलक जो है, इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है 1893 में गणेश उत्सव, इनसे संबंधित है। 1895 में शिवाजी महोत्सव, इनसे संबंधित है। ये सब भारतीय जनमानस को एकत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार के विरोध में
अपनी विचारधारा को रखने के लिए इन सब सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के तहत लोगों को, भारतीय जनमानस को जगाने के लिए कार्य किया गया बीजी तिलक के द्वारा। और उस सम्मेलन में, उन सभाओं में कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। तो प्रश्न बनता है कि किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। गणेश महोत्सव कब मनाया गया पहली बार? 1893 में। शिवाजी महोत्सव कब मनाया गया? 1895 में। सवाल पूछा है गरम दल का उदय किसके द्वारा होता है? लाल बाल पाल के द्वारा होता है। लाल बाल पाल किस चरण के अंतर्गत आते हैं? उग्रवादी चरण के अंतर्गत आते हैं। और उग्रवादी जो चरण का टाइम पीरियड होता है वो 1905 से 1919 के अंतर्गत आता है। और ये द्वितीय चरण की संकल्पना दी जाती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। द्वितीय चरण की संकल्पना दी जाती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत। ये सब चीजें चल रही थी, ध्यान रखना इस चीज को, ये सब चीजें चल रही थी। और उसी समय देखा जाता है बंगाल में कुछ संस्थाएं ऐसी स्थापित होती हैं जो देखा जाता स्वतंत्रता के लिए पूरी तन्मयता के साथ अपनी पुरजोर कोशिश लगाते हुए संस्थाओं को स्थापित किया। उसमें नाम आता है वारेंद्र कुमार घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त और देखा जाता है पी मित्रा। तो कहने का मतलब है बंगाल में 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। देखो अनुशीलन समिति की बात आए तो अनुशीलन समिति कई स्थापित होती हैं, लेकिन वो सब अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना होगा, जब अनुशीलन समिति की बात आएगी तो बंगाल की बात आएगी तो आपको आगे हम जो इसके बाद लेके चलेंगे, जैसे अगला हमारा जो बिंदु होगा इसी में उग्रवादी चरण में बीजी तिलक की कथनी करने के बाद देखा गया और लोग इनका कैसा सहयोग कर रहे हैं, बात इस पे आती है और बात तो बंगाल के अंतर्गत आती है। तो कौन लोग हैं, चलो आगे देखते हैं। नाम है, देखा जाता है कि बंगाल में, कहां? बंगाल में, बंगाल में अनुशीलन समिति, अनुशीलन, बंगाल में अनुशीलन समिति, ध्यान रखना है इस चीज को, आपको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है कि बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना, बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना 1902, कब? 1902, ये डेट याद रखना। बंगाल में उग्रवादी चरण स्टार्ट होने से पूर्व देखिए रूपरेखा, कैलियोग्राफी कैसे तैयार हो रही है, जिसके कारण ये चरण आगे बहुत तेजी से देखा जाता है कि अपने आप को इंप्रूव करता है और अपने आप के स्तर को बताता है। और जिसके अंतर्गत देखा था ब्रिटिश सरकार कहीं कहीं पर देखा गया है कि सरेंडर भी टाइप में हुई, कि मतलब उसको लगा कि जरूर कुछ से कुछ करना पड़ेगा। जिसके आगे आप देखेंगे कि जैसे आप देखें दिल्ली दरबार इसीलिए हुए, दिल्ली दरबार में भारतीयों, जब दिल्ली दरबार होते थे तो उस समय ब्रिटेन से कोई ना कोई देखा जाता है मुख्य अतिथि के रूप में आता था। और उन समय देखा गया है कि जब ये सारे बिंदुओं पर बात होती तो कुछ से कुछ निर्णय जरूर निकलता था। तो उग्रवादी चरण में जो जो एक्शन हुए उन पे कुछ से कुछ निर्णय जरूर निकला, इसकी रूपरेखा तय की जाती है। तो सबसे पहले आप देखें उग्रवादी चरण से पहले आप बीजी तिलक को देखें। बीजी तिलक ने गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार जैसी रूपरेखा के साथ काम किया। और आगे देखते हैं बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 कब होती है? 1902 अनुशीलन समिति की स्थापना ध्यान रखना है, नाम आता है अनुशीलन समिति की स्थापना की। जब बात आती है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की है तो वारेंद्र कुमार घोष। वारेंद्र, क्या नाम था?
बारींद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, कौन? भूपेंद्र नाथ दत्त, तथा कुछ स्रोतों से, इंपॉर्टेंट है बिंदु, तथा कुछ स्रोतों से, तथा कुछ स्रोतों से प्राप्त होता है, तथा कुछ स्रोतों से प्राप्त होता है कि पी मित्रा, क्या नाम है? पी मित्रा। ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा कि क्या नाम है? पी मित्रा। पी मित्रा। तो बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना 1902, बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना 1902, सन पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? 1902। स्थापना बारींद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त तथा कुछ स्रोतों से प्राप्त होता है कि पी मित्रा ने की। आपको ध्यान रखना है और इस बिंदु को आपको हाईलाइट करके काम करना कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब होती है? 1902 में होती है। कब होती है? 1902 में होती है। स्थापना कौन करता है? बारींद्र नाथ घोष। कौन करता है? बारींद्र नाथ घोष। दूसरे कौन है? भूपेंद्र नाथ दत्त। तथा कुछ स्रोतों से पी मित्रा, कुछ स्रोतों से, प्रमथ नाम इनका था, प्रमथ मित्रा। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि इसके संस्थापक, अनुशीलन समिति की स्थापना में पी मित्रा का भी नाम मिलता है। ये देखा जाता है पी मित्रा जो है कुछ स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत इस संस्था में इन लोगों का जो देखा जाता सकारात्मक रवैया था वो ब्रिटिश सरकार की विचारधारा के विरोध था। और विचारधारा कैसे व्यक्त की जाती है? आज तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पे देखा जाता है स्टोरी लगा के, पोस्ट डाल के करते हैं अपनी विचारधारा को प्रकट, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के अपनी विचारधारा को प्रकट करते हैं। लेकिन वो दौर क्या था? उस दौर में ये था कि पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से संस्था की विचारधारा, संगठन की विचारधारा को व्यक्त किया जाता था। आपको यह ध्यान रखना यहां पर है। तो अनुशीलन समिति की एक पत्रिका है। इस नोट पॉइंट देखें, कहने का मतलब है कि इस साइड में हम देखते हैं, ऐसे एरो ले जाएंगे और ऐसे करके ऐसे लिखें कि अनुशीलन समिति नामक संगठन, अनुशीलन समिति नामक संगठन, ध्यान रखना, नामक संगठन के द्वारा युगांतर के द्वारा युगांतर नामक पत्रिका प्रकाशित, अनुशीलन समिति नामक संगठन के द्वारा युगांतर नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी। तो इन चीजों को आपको यहां पर एक काम करना होगा। जब भी सवाल आपसे पूछा जाए कि युगांतर जो पत्रिका है वो किस संगठन के द्वारा प्रकाशित होती थी, किन किन लोगों का योगदान रहता था, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुशीलन समिति नामक संगठन, अनुशीलन समिति नामक संगठन, अनुशीलन समिति नामक संगठन के द्वारा युगांतर, क्या नाम है? युगांतर नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी। अब प्रश्न कैसे बनते हैं, ध्यान रखिए। बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? 1902। इस चीज को ध्यान रखना, सीधे सवाल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना कब होती है? तो क्या बताते हैं? 1902 में। क्या बताएंगे? 1902 में। सवाल पूछा जाता है कि किसने की? तो बारींद्र नाथ घोष, क्या नाम है? बारींद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त।
बारीन्द्र नाथ घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त तथा पी मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में होती है और इस समिति अर्थात अनुशीलन समिति नामक संगठन के द्वारा युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस स्तर पे देखा जाता है। और अब आप जाहिर सी बात है, पत्रिका में होता क्या था? पत्रिका में होता यह था कि संस्था ब्रिटिश सरकार की नीतियों का पत्र और पत्रिका के माध्यम से विरोध करती थी और आम जनमानस को जगाने का कार्य करती थी। एक बड़े सहयोग की कामना करते हुए इस संस्था ने अपने स्तर को बढ़ाने की कोशिश की। इन सबकी देन ही थी कि उग्रवादी चरण का उदय हुआ। इन सबकी देन ही थी कि उग्रवादी चरण का उदय हुआ। आगे एक नाम आता है और उस नाम के अंतर्गत आप देखते हैं बहुत, उसका नाम है, उस व्यक्ति का नाम है बीडी सावरकर। क्या नाम है? बीडी सावरकर। जिसके अंतर्गत देखा उन्होंने एक संगठन स्थापित। तो अनुशीलन समिति के बाद जो अगला संगठन होगा उसका नाम है अभिनव भारत। क्या नाम है? अभिनव भारत संस्था की स्थापना। ध्यान रखना है, अभिनव भारत। बहुत अच्छा सवाल बनता है, अभिनव भारत। अभिनव भारत, अभिनव भारत नामक, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना बीडी सावरकर ने। किसने की? बीडी सावरकर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, सावरकर। सीधे सवाल आपसे पूछा जाए कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो क्या बताएंगे? बीडी सावरकर। इन सब के द्वारा देखा जाता है कि उग्रवादी चरण में एक एक कील लगाकर ताबूत बनाया जा रहा था कि कैसे ब्रिटिश सरकार को बैकफुट पे लाया जाए, कैसे ब्रिटिश सरकार को बैकफुट पे लाया जाए। इस स्तर के लिए आप देखते हैं कि जो काम हुए हैं बड़े पैमाने पर किए गए हैं बीडी सावरकर के द्वारा। अब देखो, उसी समय देखा जाता है तो आपको सबसे पहले उग्रवादी चरण में बीजी तिलक, गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अनुशीलन समिति की और अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना बीडी सावरकर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने जा रही है, बंगाल विभाजन। आगे आप देखते हैं उग्रवादी चरण की पहली जो मेन फोकस, उग्रवादी चरण का जो फोकस स्टार्ट होता है बंगाल विभाजन के तहत। अब कैसे, यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी बंगाल विभाजन। क्या आपको ध्यान रखना है? बंगाल बंग भंग इसको कहा जाता है, बंगाल विभाजन। ये है बंगाल विभाजन, आपको ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन की बात आए कब हुआ? 1905। कब होता है? 1905। ब्रिटिश वायसराय पूछा जाता है। ब्रिटिश वायसराय कौन है? वायसराय मतलब गवर्नर जनरल उस समय। ब्रिटिश वायसराय पूछा जाएगा तो आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन। कौन है? लॉर्ड कर्जन। अब देखो, जैसे ही फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत बंगाल विभाजन की बात आती है तो आपसे पूछा जाएगा बंगाल विभाजन कब होता है? 1905। बंगाल विभाजन के समय, जब बंगाल विभाजन हुआ तो ब्रिटिश वायसराय बंगाल विभाजन के समय
बंगाल विभाजन के ब्रिटिश वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन है। कौन है? लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन ने काम क्या किया कि बंगाल को एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल, तो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में बांट दिया। लोग जो संस्था संगठन बना रहे थे उनके बीच में दरार डालना, जातिवाद करना, क्षेत्र विभाजन का पूरी तरह से फूट डालो राज करो की नीति के तहत देखा गया, चीजों को इधर उधर किया। शुरुआत कैसे होती है? प्रश्न बनता है, बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा के तहत बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 20 जुलाई 1905 को पारित होता है। ध्यान रखना है, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव का, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की घोषणा, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की घोषणा बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की घोषणा 20 जुलाई, कभी कभी 19 कहीं कहीं मिला, लेकिन 20 जुलाई एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की घोषणा 20 जुलाई 1905, 20 जुलाई 1905, ध्यान रखना। तो बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की घोषणा 20 जुलाई 1905। अंडरलाइन इस पॉइंट बिंदु को करिएगा जस्ट तुरंत कि के प्रस्ताव की घोषणा 20 जुलाई 1905 के विरुद्ध, के विरोध में, के विरोध में स्वदेशी के विरोध में बात करते हैं, स्वदेशी प्रस्ताव की बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं, जो 1905 में स्टार्ट होता है। इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन पूछा जाए कब हुआ, सीधे सीधे 1905। बंगाल विभाजन 1905, ब्रिटिश वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की घोषणा 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की घोषणा 20 जुलाई 1905 के विरोध में स्वदेशी प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905, ध्यान रखना इस चीज को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। आपको सीधे पूछा है बंगाल विभाजन 1905, ब्रिटिश वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन प्रस्ताव की घोषणा कब होती है? 20 जुलाई 1905। विरोध में क्या शुरू होता? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905। स्वदेशी अपने देश की चीजों को प्रयोग करो, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग अब हम लोग नहीं करेंगे। इसीलिए प्रश्न बनता है स्वदेशी आंदोलन, ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत पूछी जाए, की शुरुआत हम बता चुके हैं नीचे, लेकिन फिर एक बार 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पूछा जाता है तो किसने किया था? सीधे सीधे सवाल आता है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेतृत्व पूछा जाता है तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
एसएन बनर्जी। अब देखो, तो ये था स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पूछा जाएगा तो कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, स्वदेशी जो आंदोलन होता है वो बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में स्टार्ट होता है? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट होता है। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व 7 अगस्त 1905। फिर से एक बार आते हैं। बंगाल विभाजन 1905, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की घोषणा 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की घोषणा 20 जुलाई 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे देखना, इसके आगे कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में हुआ। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में। जैसे अब यहां पर ध्यान रखना है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कर दी, लेकिन बात आती है कि संपूर्ण भारत की बात आती है कि स्वदेशी आंदोलन की जब बात आएगी कि संपूर्ण भारत में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार कैसे हुआ बंगाल विभाजन के विरोध में, तो आपको ध्यान रखना है कि सैयद हैदर रजा, क्या नाम है? सैयद हैदर रजा। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ 7 अगस्त 1905 को, जिसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया और जिसका प्रचार प्रसार पूरे भारत में जिस क्षेत्र में जो प्रभावशाली था उसने अपने अपने स्तर से किया। तो आपको ध्यान रखना है, स्वदेशी आंदोलन प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिल्ली में, इन्होंने कहा, सैयद हैदर रजा नेतृत्व बंगाली कर रहे हैं, एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब, उसकी तर्ज पर दिल्ली में देखा जाता सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट, चिदंबरम पिल्ले। चिदंबरम, क्या नाम है? चिदंबरम पिल्ले। चिदंबरम पिल्ले देखा गया है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहां से कर रहे हैं? मद्रास से। ये मद्रास से कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन की बात। सैयद हैदर रजा साहब दिल्ली से कर रहे हैं और इसकी शुरुआत सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। और आगे आप देखेंगे बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक साहब स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहां से? बंबई से। कहां से कर रहे हैं? बंबई से। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब। लाला लाजपत राय कामा अजीत सिंह नाम आता है, कभी कभी एक है अजीत सिंह। लाला लाजपत राय और ये अजीत सिंह ये नेतृत्व कर रहे हैं भैया, कहां से? पंजाब से। कहां से? पंजाब से। आपको ये ध्यान रखना है कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, स्वदेशी आंदोलन, एक बार फिर से देखना, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की घोषणा 20 जुलाई 1905 को होती है, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन आरंभ होता है।
स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब थे, जो बंगाल में इसको बड़े पैमाने पर किया, लेकिन संपूर्ण भारत में इसे हमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के, स्वदेशी आंदोलन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए काम किसने, तो सवाल बनते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के तहत दिल्ली से, ध्यान रखना है यहीं पर चीजें बनती हैं, बहुत बढ़िया सवाल बनता है। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत दिल्ली से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद हैदर रजा। सवाल पूछा जाता मद्रास से किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले। सवाल पूछा जाता है बंबई से किसने किया? बीजी तिलक। सवाल पूछा जाता है पंजाब से किसने नेतृत्व किया? तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जैसे लोगों ने। तो पंजाब देखो, दिल्ली, मद्रास, बंबई, पंजाब जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन चलता रहा, चला, जिसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अब जब देखा गया कि यह आंदोलन स्वदेशी इतना चल रहा है और स्वदेशी आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं का क्या हो रहा है? बहिष्कार हो रहा है। क्या हो रहा है? बहिष्कार हो रहा है। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है। अब कांग्रेस के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव पारित होता है और जिस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी कर रहे हैं। तो आगे आप देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में, जैसे सैयद हैदर रजा दिल्ली, चिदम्बरम पिल्ले मद्रास, बीजी तिलक बंबई, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब। इस साइड हम देखते हैं, जो बात करते हैं कुछ बिंदुओं की, इसके अंतर्गत नोट पॉइंट इसी में दे देते हैं। यहां पर नोट पॉइंट दे दो। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव, स्वदेशी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, स्वदेशी एवं बहिष्कार, स्वदेशी एवं बहिष्कार, स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव, स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव 1905 कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में पारित हुआ, जिसकी अध्यक्षता ध्यान रखना, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेस के किस सेशन में पारित होता है? सवाल ऐसे बनता है, स्वदेशी एवं बहिष्कार, देखिएगा स्वदेशी एवं बहिष्कार क्या है? स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव 1905 कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में पारित हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो आपसे सवाल पूछा जाए स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेस के 1905 बनारस अधिवेशन में पारित हुआ और जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, जिन्हें गांधी का राजनीतिक गुरु कहा गया है। सवाल बनता है गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इन चीजों को हमें ध्यान में रख करके काम करना है। आगे अब ये सिर्फ चीजें चल रही है। तो बंगाल विभाजन, फिर से एक बार, बंगाल विभाजन की घोषणा 1905, ब्रिटिश गवर्नर वायसराय लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव की घोषणा 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा
स्वदेशियों बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में पारित हुआ, जिसके तहत स्वदेशी और बहिष्कार के तहत स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में हुआ। संपूर्ण भारत के अंतर्गत दिल्ली से सैयद हैदर रजा खां, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले, बंबई से बाल गंगाधर तिलक और पंजाब से अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत वस्तुओं का बहिष्कार किया और ये आंदोलन अपने चरम पर चलता रहा। तो बंगाल विभाजन प्रस्ताव के साथ आगे आप देखते हैं, नेक्स्ट बिंदु पे चलेंगे तो बंगाल विभाजन, ध्यान रखना है, सीधे सवाल बनता है बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, ध्यान रखना है इसको, बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है की घोषणा, यही सवाल बनता है मैक्सिमम, की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई। अब ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई और जिस दिन ये बंगाल विभाजन की घोषणा होती है उस दिन को काला दिवस के रूप में बनाया। बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को काला दिवस, काला दिवस मनाया गया। सवाल पूछा जाता है कि काला दिवस किस वजह से मनाया गया था? काला दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को काला दिवस के रूप में मनाया गया। 16, ध्यान रखना है, काला दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखो बंगाल विभाजित हो गया। बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 20 जुलाई 1905, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905, जिसे 16 अक्टूबर 1905 को काला दिवस के रूप में मनाया गया। ब्लैक डे इसको बोला गया। क्या बोला गया था? ब्लैक डे। तो ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905, बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुई और 16 अक्टूबर 1905 को काला दिवस, कौन सा दिवस? काला दिवस के रूप में मनाया गया। अब इन सब चीजों के साथ साथ चीजें आगे बढ़ती हैं। ये तो चल गया, बंगाल विभाजित हो गया, 2 टुकड़े कर दिए गए और सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब चल रहा था। क्रांतिकारी विचारधारा के तहत देखा जाता है कि लोग, क्रांतिकारी ही विचारधारा उसको बोलेंगे कि लोग उग्र होकर के काम कर रहे हैं, ये क्रांति लाना चाह रहे हैं, लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि कैसे आपको स्वराज मिले। तो स्वराज की संकल्पना की बात अधिवेशन के अंतर्गत सर्वप्रथम किसने की? आपको ये बताना होगा कि सीधे सवाल पूछा जाता है कि स्वराज शब्द की संकल्पना किस कांग्रेस के अधिवेशन में आई? तो आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट अगला यहां पर नोट बिंदु एक लिखना है कि नोट पॉइंट में ध्यान रखना है कि 1906 कांग्रेस 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, किसकी बात करते हैं? कलकत्ता अधिवेशन। 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, ध्यान रखना, की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की।
दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने की। जैसे 1905 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, उसी प्रकार 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द की संकल्पना दी गई। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द की संकल्पना दी गई। स्वराज शब्द, इस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द की संकल्पना दी गई। स्वराज शब्द की संकल्पना दी गई। अब देखो, आपको यहां पर कैसे चीजों को पकड़ना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जाता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द की संकल्पना दी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द की संकल्पना दी जाती है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। तो आपको ध्यान रखना है 1906, कब? 1906 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, किस अधिवेशन की बात करते हैं? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द की संकल्पना दी जाती है। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द की संकल्पना दी जाती है, यह संकल्पना दी गई। तो आपसे पूछा जाए कि स्वराज शब्द की सर्वप्रथम संकल्पना कांग्रेस के किस अधिवेशन में दी गई, तो आप क्या बताते हैं? कांग्रेस के 1906 कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और उसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द की संकल्पना दी जाती है। अधिवेशन के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? अधिवेशन के संदर्भ में स्वराज शब्द की संकल्पना कांग्रेस के 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दी जाती है, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूरत विभाजन टर्म यूज होती है। सूरत, सूरत है कहां? गुजरात में। सूरत कहां है? गुजरात में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली फैक्ट्री, कोठी, दुर्ग जिसे कहते हैं, सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसी जो फ्रेंच कंपनी थी, उसने भी सूरत में ही अपनी पहली कोठी स्थापित की। तो सूरत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि अरेबियन सी के समीप है, तो सूरत से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था बड़े पैमाने पर होता था, इसलिए वो लोग उस जगह को चुने जहां से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी थी।